हेलो एवरीवन, पाथ आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। सीजीपीएससी 2025 को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहे विजय पहाड़ सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए आप लोग के लिए लेके आया हूं इंडियन जियोग्राफी का एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार और है भारत में नदी अपवाह तंत्र। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्न सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी के आंतरिक विषय में जानकारी प्रदान करते हैं? पहला ऑप्शन है धरातलीय चट्टानें, दूसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी उद्गार, तीसरा है उल्कापिंड और चौथा है चंद्रमा। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। ये रही हमारी पृथ्वी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र में आज तक, जैसे ये केंद्र है तो इस केंद्र तक आज तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। ऐसा कोई भी तकनीक नहीं पहुंच बना है कि जो पृथ्वी की गहराई तक जाके पृथ्वी का रिसर्च कर सके। तो इसीलिए हम आज तक पृथ्वी के ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक ही जान पाए हैं। ऐसा कोई उपकरण नहीं है कि हम उसके आंतरिक परत को जान सके। हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि कौन से प्रत्यक्ष स्रोत बोल रहा है। तो प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत सबसे पहले एक आएगा धरातलीय चट्टानें, जो चट्टान पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, और दूसरा है ज्वालामुखी उद्गार। ये दोनों को हम लेते हैं प्रत्यक्ष स्रोत में। और उल्कापिंड और चंद्रमा, ये दोनों हैं जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। इस प्रकार इसका सही आंसर है आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला देखिए, पी तरंगे धरातल में सबसे पहले पहुंचती है। दूसरा ऑप्शन है पी तरंगों की प्रकृति प्रकाश तरंगों जैसे होती है। सी ऑप्शन है पी तरंगे ठोस, तरल एवं गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से होकर गुजरती है। और चौथा है पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई कथन क्या पूछा है। इसमें पूछा गया है कि असत्य पूछा गया है। आइए देखते हैं। तो असत्य पूछा गया है, असत्य। तो असत्य कथन अगर जानना है तो सबसे पहले देखते हैं जो पी तरंगे होती है, ये पी तरंगों को धरातल में पहले पहुंचने के कारण, धरातल में पहले पहुंचने के कारण प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। प्राथमिक तरंगे कहा जाता है, पहला पॉइंट देख लिए। दूसरी चीजें हैं कि जो पी तरंगे होती है, प्राथमिक तरंगे होते हैं, वो ध्वनि तरंगों के समान, ध्वनि तरंगों के समान गमन करते हैं। तीसरी चीजें, ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और इनका जो प्रवाह है वो तीनों से होकर होता है। सबसे ज्यादा ये ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें इस ऑप्शन में तो कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन बी, पी तरंगों की प्रकृति प्रकाश तरंग नहीं होती, कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की समान होती है। क्लियर है? देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न बोल रहा है, पवन के वेग को किससे मापा जाता है? पवन के वेग को किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए रेन गेज से, ऑप्शन बी रिएक्टर स्केल से, ऑप्शन सी एनीमोमीटर से, और ऑप्शन डी है पैरोमीटर से। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेन गेज। तो रेन गेज से हम मापन करते हैं वर्षा का। किसका मापन करते हैं? वर्षा का। रिएक्टर स्केल से हम भूकंप मापते हैं, रिएक्टर स्केल से भूकंप मापते हैं। और तीसरा एनीमोमीटर है, जिससे हम लोग पवन का वेग मापते हैं। तो इस प्रकार आंसर हुआ है इसका सी। पैरोमीटर जो है इससे उच्च तापमान मापा जाता है। उच्च तापमान जैसे रिएक्टर
रिएक्टर का ताप इत्यादि मापा जाता है, इत्यादि मापा जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा जो है ये बोलता है, देखिए पृथ्वी का आंतरिक भाग बांटा गया है, पृथ्वी का आंतरिक भाग बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहला बोल रहा है भाई देखिए 2 भागों में, बी बोल रहा है 4 भागों में, सी बोल रहा है 3 भागों में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 3 भागों में बांटा गया है इसको, जिसमें से पहले भाग को बोलते हैं हम क्रस्ट, दूसरे भाग को बोलते हैं हम मेंटल, और तीसरे भाग को हम बोलते हैं कोर, जो सबसे आंतरिक परत होती है। अगर इसको हम देखें अंदर के रूप में, तो सबसे अंदर का जो भाग होता है ये होता है कोर, जो सेकेंड भाग होता है ये होता है मेंटल, और जो बाहरी भाग होता है ये होता है क्रस्ट, जिसको हम लोग भूपर पट्टी भी कहते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर सी है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न की बात करें हम, तो 5वां प्रश्न बोल रहा है कि पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति कितने मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ऑप्शन ए है प्रति 32 डिग्री सेल्सियस जाने पे, ऑप्शन बी प्रति 30 मीटर जाने पर, ऑप्शन सी है प्रति 20 मीटर जाने पर, और ऑप्शन डी है प्रति 16 मीटर जाने पर। तो हम सब जानते हैं जैसे पृथ्वी के नीचे जाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रति 32 मीटर जाने पर, पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर इज ए। आगे बढ़े, चलिए फिर चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पे। प्रश्न क्रमांक 6 की बात करें तो देखिए पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर निम्न में से क्या बढ़ता है। ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी है घनत्व, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार पृथ्वी के अंदर जाने पर सभी चीजों में पहला तापमान, दूसरा दाब और तीसरा घनत्व, तीनों में वृद्धि देखी जाती है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। 6वें का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। देखिए भाई 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 7वां प्रश्न, सभी देशांतर रेखाएं कहां पर आपस में मिलती है। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 भूमध्य रेखा, फिर है 3 दक्षिणी ध्रुव। इसमें से आंसर दिया गया है, ए में दिया गया है केवल एक कथन सही है, बी में दिया गया है केवल 1 और 2 पर मिलती है, सी में केवल 1 और 3, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। अगर हम बात करें पृथ्वी की, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गया 0 डिग्री, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। तो ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार अगर हम रेखाओं को मिलाएं तो दोनों रेखाएं देखिए यहां पे ऐसे मिलती है, फिर से अगर आगे देखिए तो ऐसे यहां पे भी मिलती है, ये देखिए। तो इस प्रकार उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में क्या हो रहा है, दोनों रेखाएं मिल रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। भूमध्य रेखा में मिल रही है क्या, जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, जो ऑप्शन में दिया हुआ है सी में। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑप्शन केवल 1 और 3। चलिए आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न की बात करें, ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर अक्षांश रेखाएं की लंबाई, अक्षांश रेखा की लंबाई बढ़ती है या घटती है। फिर से बोल रहा हूं भाई, सुनिएगा ध्यान से। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखा की लंबाई बढ़ती है या घटती है। तो देखते हैं भाई, ये पृथ्वी, ये हो गया हमारा इक्वेटर, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा।
तो ध्रुव की ओर जैसे हम लोग जा रहे हैं ऊपर ध्रुव की ओर, तो देखिए भाई इसकी लंबाई क्या हो रही है रेखाओं की, घट रही है। तो इस प्रकार ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर विषुवत रेखा से इसकी लंबाई घटती है। आठवें का आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां देखिए, नौवां प्रश्न बोल रहा है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो अभी अभी एक प्रश्न हमने देखा था, कौन सा प्रश्न, कि कहां कहां पे रेखाएं मिलती है, तो हम देखे थे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। से वैसे ही प्रश्न है, ये देखिए पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए अक्षांश रेखा, ऑप्शन बी देशांतर रेखा, सी है अंतरराष्ट्रीय रेखा और डी है मिलन रेखा। तो देखिए भाई ये बना लिए हम लोग पृथ्वी, ये हो गया हमारा इक्वेटर, और ये क्या हो गया देशांतर रेखा है। तो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है ये रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। कौन सी रेखा कहलाती है? देशांतर रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, देशांतर रेखा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न की बात करें हम लोग, 10वें प्रश्न की बात करते हैं। देखिए कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, बी 23.5 उत्तर की ओर, तीसरा है 23.5 दक्षिण की ओर और डी है 90 डिग्री पर। तो देखिए भाई इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, एक सेकेंड, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेटर, विषुवत रेखा, इसको बोलते हैं हम लोग विषुवत रेखा। इसके ऊपर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, नीचे है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। तो जो ऊपर की उत्तरी अक्षांश इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और जो नीचे के दक्षिणी अक्षांश है इसको हम जानते हैं मकर रेखा के नाम से। तो इस प्रकार भाई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहां पे दिया गया है? ऑप्शन बी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 11वां प्रश्न। तो अक्षांश और देशांतर का उपयोग किस लिए किया जाता है? फिर से प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं। अक्षांश और देशांतर का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है ए तापमान ज्ञात करने के लिए, बी समय ज्ञात करने के लिए, सी किसी स्थान की एक सेकेंड, देखिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है तापमान ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन बी है समय ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन सी है किसी स्थान की स्थिति निर्धारित करने के लिए, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर है कि इसका प्रयोग हम सभी के लिए, एक तापमान ज्ञात करने के लिए कि भाई अलग अलग स्थानों में अलग अलग कितनी तापमान होती है वो ज्ञात करने के लिए, जब हम बांटते हैं पृथ्वी को, देखिए इस प्रकार ये हमारा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, नीचे है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ऊपर चलते हैं तो यहां पे हमें मिलता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नीचे है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये तो जो इक्वेटर और ये वाली जो बीच है इसको हम जानते हैं उष्णकटिबंधीय के रूप में, उष्णकटिबंधीय। इसके ऊपर जो है ये और ये
ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय, और जब सबसे ऊपर होता है वो होता है शीत। तो इस प्रकार तापमान ज्ञात करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, स्थान विशेष में समय भी ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है किसी स्थान की स्थिति, जिसको हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से दर्शाते हैं, उसको ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। चलिए भाई ध्यान से देखिए 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन ए है, दो देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? दो देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का अंतर होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। ऑप्शन सी, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होता है। ऑप्शन डी है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का स्थान गोरे नाम से जाना जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए भाई आपके लिए, देखिए ध्यान से। पहला ऑप्शन दिया गया है, क्या है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। दूसरा, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है, ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच गोरे कहलाता है, ये गलत है, क्योंकि ये दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। देखिए ये हो गया। तो ये जो होता है, ये 2 लाइंस हैं, इसको हम जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कटिबद्ध के नाम से जानते हैं। इसको हम कटिबंध बोलते हैं। और ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इसको हम गोरे के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? तो रेखा दिया हुआ है और इसका नामकरण दिया हुआ है, और पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, बोल रहा है, ध्यान देना है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बोल रहा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। दूसरा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं। इस प्रकार ये 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं। अभी अभी हमने देखा था डायग्राम बना के कि जो 0 डिग्री होता है उसको विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। उसके ऊपर हमने देखा था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हमने कहा था कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हमने कहा था मकर रेखा। तो देखो 3 ऑप्शन पहले हमें मिल चुका है, तो ऑप्शन डी गलत होगा। देखते हैं एक बार और फिर से, देखिए ये हमारा हो गया, ये हो गया इक्वेटर, विषुवत रेखा। ये इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम जानते हैं कर्क रेखा के नाम से। नीचे है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको हम जानते हैं मकर रेखा के नाम से। इसके ऊपर बना दिए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और नीचे है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं हम लोग अंटार्कटिका। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये सत्य है, क्योंकि दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है अंटार्कटिका। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए। प्रश्न नंबर 14, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखते हैं, जब भी हम लोग देखिए, तो ये जो है 0, ये 90 है,
और ये 90 है। तो अगर प्रश्न आए कि कुल अक्षांश रेखा, अक्षांश बिंदुओं की संख्या, बिंदुओं की संख्या, तो ये हो जाता है भाई 90 और 90, टोटल हो जाता है 180। अगर मैं कुल अक्षांश, क्या प्रश्न पूछ रहा है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो ये हो गया अक्षांश बिंदुओं की संख्या 190, अक्षांश टोटल होता है जिसमें अगर शामिल करें इसको तो 180 धन 1 181। अगर कुल अक्षांशीय रेखाओं की बात करें तो ये जो 90 होता है और ये जो 90 होता है ध्रुव का, क्योंकि ये ऊपर की ओर जाने पर इसको नहीं लेते और इसको नहीं लेता, इसलिए इस 181 में 2 माइनस कर देते तो हमारे पास बचते हैं 179। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर सी 179। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर का प्रश्न। देखिए भाई 15 नंबर का प्रश्न, किस महाद्वीप के मध्य से होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में बार बार ये प्रश्न आता है। देखते हैं भाई इसको फिर से, किस महाद्वीप के मध्य से होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका। देखिए भाई, तो एक ऐसा हमारे पास महाद्वीप है जो थोड़ा सा बना हुआ है, ट्राई करते हैं उसको बनाने का, इस टाइप का बना हुआ है ये, जिसको हम लोग जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप के नाम से, अफ्रीका महाद्वीप के नाम से। यहां पे इसके नीचे से गुजरता है वो है मकर रेखा, यहां से मकर रेखा गुजरता है, इसके बीच से कौन सा रेखा है हमारी, भूमध्य रेखा, और ऊपर से इसके गुजरते हैं ये जो है इसको कहते हैं हम लोग कर्क रेखा। यहां से एक देशांतरी रेखाएं भी गुजरती है, 0 डिग्री देशांतरी रेखाएं, तो इस प्रकार ये 4 रेखाएं गुजरती हैं। इसे याद रखना, इस अफ्रीका को, अफ्रीका महाद्वीप को सबसे गर्म महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 16 नंबर का प्रश्न। देखिए भाई ध्यान से, देखिए यदि भारतीय मानक समय IST पर दोपहर के 12 बजे हैं तो गुजरात के पश्चिमी बिंदु और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी बिंदु के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर होगा? फिर से प्रश्न पढ़ रहा हूं, यदि भारतीय मानक समय IST पर दोपहर के 12 बजे हैं तो गुजरात के पश्चिमी बिंदु और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी बिंदु के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर होगा? ठीक है, हम सब जानते हैं कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है, भारत का देशांतरी विस्तार वो लगभग 30 डिग्री है, क्योंकि ये 68-60 से लेके 97-25 तक है, तो लगभग कितना निकल रहा है, 30 डिग्री। हम जानते हैं कि 1 डिग्री में लगभग हमें पृथ्वी को घूर्णन में 4 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार अगर इस 30 को हम इंटू कर दे 4 से तो टोटल हो जाता है 120 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 मिनट टोटल, 2 घंटे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर का प्रश्न देखिए। देखिए भाई, सिंधु नदी में भारत की ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये। सिंधु नदी में भारत की ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी देखते हैं ध्यान से। चलिए यहां पे एक जगह है, ये ले लेते हैं हम लोग तिब्बत। तिब्बत में है कैलाश मान सरोवर, कैलाश मान सरोवर। यहां पे एक झील है जिसका नाम है बोखरचू झील, बोखरचू झील, जहां से उद्गम होता है भाई कौन सी नदी का, सिंधु नदी का। ये यहां से निकलती है ऐसे और ये जाके अरब सागर में मिल जाती है, अरब सागर में। डिटेल देखते हैं हम लोग इसके बारे में। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 है,
लेकिन भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो यह 1114 किलोमीटर में फैली हुई है। भारत में बहती कितने में? 1114 में बहती है। इसे तिब्बत में सिंगी खंबाब या इसको शेरमुख के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? शेरमुख के नाम से जाना जाता है। याद रखिए भाई, ये भारत में प्रवेश करती, यहां पे एक स्थल है जिसका नाम है दमचोक। दमचोक के पास ये भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख प्रवाहित होते हुए ये पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में प्रवाहित होती है। इसमें अनेक नदियां होती हैं। एक यहां पे अगर मैं बात करूं, एक नीचे अगर मैं बात करूं, इसको हम लोग बोलते हैं लद्दाख श्रेणी। लद्दाख में इसका नाम इसी पर रख दिया गया है, लद्दाख श्रेणी। यहां पे इसके जस्ट नीचे में है, यह है जौस्कर श्रेणी। तो याद रखिएगा, जो सिंधु नदी है वो दोनों श्रेणियों के मध्य बहती है, एक है लद्दाख श्रेणी और एक है जौस्कर श्रेणी के मध्य में बहती है। ठीक है। इसके मिलने वाली नदियों की मैं बात करूं तो एक नदी है यहां पे, अगर मैं बैरीनाग एक झील है, इस बैरीनाग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम नदी। झेलम नदी निकलती है। आगे मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है जो एक नदी है, वो है, हम जानते हैं उसको चिनाब नदी के नाम से, चिनाब नदी। यही रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलता है जो है रावी नदी। ये हो गया रावी नदी। यहां पे व्यास कुंड एक जगह है, इस व्यास कुंड से निकलता है एक नदी जिस नाम है व्यास नदी। और एक यही कैलाश मानसरोवर के पास से एक नदी प्रवाहित होती है, ये एक नदी है जिसका नाम है सतलज नदी। तो ये भारत में उनकी सहायक नदियां हैं, लगभग 5 सहायक नदियां। तो याद रखिएगा, ये सारी नदियां झेलम हो चाहे रावी हो, ये दोनों नदियां चिनाब में मिल जाती है। ये व्यास नदी सतलज में मिल जाती है और जो सतलज है वो चिनाब में मिल जाती है, और इस प्रकार ये जाके मिलता है सिंधु नदी से। लेकिन प्रश्न क्या बोला हुआ है कि भारत की ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी क्या है? इस प्रश्न में गलतियां बार बार होती है। रीजन क्या है कि हम दो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला कि भारत से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी, और क्या बोल रहे हैं, मिलने वाली सबसे लंबी नदी। तो सबसे बड़ी और सबसे लंबी में अंतर तो है भाई। तो अगर सबसे बड़ी नदी बोलेगा तो सबसे बड़ी नदी है चिनाब नदी, और सबसे लंबी नदी बोलेगा तो इसका आंसर है सतलज नदी। देख लीजिए भाई, इसकी लंबाई के हिसाब से समझ में आ जा रहा है, इसलिए इसका आंसर है डी। सतलज नदी भारत से मिलने वाली सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है, सॉरी। चलिए 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, सतलज नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए सिपकिला दर्रा, ऑप्शन बी रोहतांग दर्रा, ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा और ऑप्शन डी बड़ा लाचा दर्रा। तो याद रखिएगा, जो सतलज नदी अभी अभी हमने देखा था लास्ट स्लाइड में कि जो सतलज नदी है मानसरोवर से निकल के भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रा से। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए सिपकिला दर्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 19 नंबर का प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। देखिए भाई, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी गंगा और यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र व सतलज, और ऑप्शन डी है सिंधु और झेलम। चलिए इसको समझते हैं हम लोग पहले अच्छे से। सबसे पहले देखते हैं नदी हम लोग। तो ये देखिए हम लोग भाई, गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी देख रहे हैं। यहां पे क्या है, ये यहां पे एक बैराज बना हुआ है जिसको हम लोग जानते हैं फरक्का बैराज के नाम से। गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में एक बैराज बना हुआ जिसका नाम है फरक्का बैराज। इसी फरक्का बैराज के बाद एक नदी हमसे मिलती है आके गंगा से, ये शाखा बनाती है हुगली, क्योंकि इसकी एक शाखा चले जाती है नीचे पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल की शाखा है, और ये एक शाखा चली जाती है बांग्लादेश, सॉरी, एक शाखा कहां चले जा रही है?
बांग्लादेश चले जाती है। ठीक है, जब ये बांग्लादेश चले जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है, भाई याद रखना, गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? पद्मा नाम हो जाता है। फिर क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी यहां पे आके मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने के बाद इसका नाम होता है जमुना। जमुना, और इस जमुना में एक सहायक नदी मिलती है बराक नदी। बराक नदी के मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है मेघना। इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। तो ये जो नदी है, ये जो मेघना है, इस मेघना और ये जो है हुगली, ये दोनों के बीच में फैला हुआ है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा। तो इस प्रकार दो नदियों के मध्य में गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी के बीच में, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर का प्रश्न। ध्यान दीजिए, नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के मध्य से होकर प्रवाहित होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के मध्य से होकर प्रवाहित होती है? थोड़ा सा देखते हैं, आइए भाई। यहां पे है एक मैकल श्रेणी, ठीक है, इसी मैकल श्रेणी में एक पर्वत है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी, इस अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी और नीचे जाकर गुजरात के खंभात के खाड़ी में विसर्जित होती है। कौन सी खाड़ी में विसर्जित होती है? खंभात की खाड़ी में जाकर ये विसर्जित हो जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, इस नर्मदा नदी की कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम को लेके बात करते हैं, इसका प्राचीन नाम इसको बोलते हैं, प्राचीन नाम वो है कुंवारी नदी। कौन सी नदी है वो? कुंवारी नदी है भाई। प्राचीन नाम इसका क्या है? कुंवारी नदी है। याद रखिएगा, जब ये प्रवाहित होता है तो नीचे जो पर्वतमाला मिलता है वो मिलता है, देखिए इस पर्वत को हम बोलते हैं सतपुड़ा का पर्वत, जिसका पार्ट है भाई कौन? मैकल श्रेणी, जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और इस नदी के ऊपर में स्थित है ये जो है, इसको हम लोग बोलते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इन्हीं के बीच से होकर, इन्हीं की जो भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी गहराई, दोनों पर्वत के बीच की गहराई, इससे होकर बहती है नर्मदा नदी। तो इस प्रकार क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के मध्य से होकर प्रवाहित होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा और विंध्याचल। ऑप्शन में कहां दिया गया भाई? सतपुड़ा और विंध्याचल, ऑप्शन बी, सतपुड़ा और विंध्याचल इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न देखिए भाई, बहुत ही आसान प्रश्न है ये, फैक्चुअल प्रश्न है। पीएससी में ऐसे प्रश्न बार बार देखने को मिलता है। भारत की गंडक बिहार से होकर बहती है। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? फुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आते हैं और हमें गलती कराते हैं बार बार, तो इन प्रश्नों को भी विशेष ध्यान देना है कि भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है नारायणी, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है विष्णुप्रिया और ऑप्शन डी है मंदाकिनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नारायणी। याद रखिएगा, गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, आंसर ए। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखिए। देखिए भाई 22 नंबर का प्रश्न, सूची 1 जिसमें नदी के नाम दिए गए हैं को सूची 2 उसकी सहायक नदियों से सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला नदी है गोदावरी नदी, दूसरा नदी दिया गया है महानदी, तीसरा है दामोदर नदी और चौथा है कृष्णा नदी। सूची 2 में दिया गया पहला भवानी, दूसरा है पेनगंगा, तीसरा है शिवनाथ और चौथा है बराकर। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा। गोदावरी की सहायक नदी क्या है? पेनगंगा। तो ए में क्या आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। देखिए 2 कहां दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है। महानदी की जो सहायक नदी है वो आ जाएगा आपका शिवनाथ। क्या आ जाएगा? शिवनाथ। जो दामोदर की सहायक नदी है वो है बराकर और कृष्णा की जो सहायक नदी वो है भवानी। तो इस प्रकार भाई आंसर जो अगर मिला है तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा बी, कि गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा, महानदी की सहायक नदी शिवनाथ, दामोदर की बराकर और कृष्णा की
भवानी नदी। आंसर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर का प्रश्न देखिए भाई। 23 नंबर का प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा में दाहिने ओर से प्रवाहित होती है? दाहिने ओर से, दाहिने ओर मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ये हो गया, ये बायां ओर है गंगा का और ये इसका दायां ओर है। यहां पे बह रही है गंगा नदी। गंगा नदी देखिए भाई, तो ये गंगा नदी है। अगर मैं यहां पे बना दूं यूपी और ये हो गया बिहार, और बिहार के आगे जाएंगे तो हमें मिलता है पश्चिम बंगाल। ये 3 जगह हो गए। ये हो गया यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो देखो भाई 4 नदियां दिया गया। पहला दिया है ऑप्शन ए सोन नदी। तो याद रखिएगा सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और नीचे जाकर बिहार में सोनभद्रा नामक जगह पे गंगा से मिल जाती है। क्लियर है? दूसरा दिया गया है यमुना। तो यमुना भी नीचे से आकर मिलती है भाई यूपी में, आप लोग जान रहे हैं प्रयागराज में। तीसरा नदी दिया गया है गोमती। तो ये जो नदी गोमती नदी ये जाकर उत्तर प्रदेश में मिलती है दाहिने ओर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोमती नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का प्रश्न देखिए ध्यान से। 24 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? प्रश्न है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्रश्न ए बोल रहा है कृष्णा नदी। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? कृष्णा नदी। ऑप्शन बी बोल रहा है गोदावरी। ऑप्शन सी है महानदी और ऑप्शन डी है पेरियार। ये प्रश्न का आंसर मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूं। किसका आंसर, सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। चलिए बहुत इजी प्रश्न है, सब कमेंट्स करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। आगे चलते हैं। 25 नंबर का प्रश्न देखिए भाई। 25 नंबर का प्रश्न, शिप्रा के तट पर बसे किस शहर में कुंभ मेला लगता है? बहुत आसान प्रश्न है। कुंभ मेला का आयोजन अभी अभी हुआ था, इसलिए भाई प्रश्न बिल्कुल बन सकता है कि कहां कहां पे कुंभ लगता है और कौन कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए शिप्रा के तट पर बसे किस शहर में कुंभ मेला लगता है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी उज्जैन और ऑप्शन डी प्रयाग। तो याद रखिएगा जो नासिक है वो गोदावरी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर है। जो हरिद्वार है वो गंगा नदी के तट पर है। उज्जैन है ये स्थित है आपकी शिप्रा नदी, और प्रयाग आप लोग जान रहे हो प्रयाग है भाई, इसको भी हम लोग गंगा नदी बोल सकते हैं, गंगा प्लस यमुना। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो इस प्रकार इस सीरीज में हमने 25 प्रश्न देखे अच्छे से, जो 3 टॉपिक को कवर किया। पृथ्वी की उत्पत्ति, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, और तीसरा था आपका अपवाह तंत्र। आगे फिर से लेके आएंगे टॉपिक आपके लिए, तब तक तैयारी कीजिए अच्छी से प्रीलिम से, और सारे के सारे लोग एग्जाम निकालिए। चलिए मिलते हैं।